आज बच्चों हम पढ़ेंगे दो राशियों के भागफल के कारण त्रुटि। दो राशियों के भागफल के कारण त्रुटि पढ़ने से पहले हम आज द्विपद प्रमेय पढ़ेंगे। द्विपद प्रमेय जो है वो इस पूरे टॉपिक में एक जगह हम काम में लेंगे। तो पहले द्विपद प्रमेय को हमें समझना जरूरी है। द्विपद प्रमेय एक ऐसी प्रमेय है जो दो राशियों के योग अथवा व्यवकलन की किसी भी घात का मान निकालने के लिए काम आती है। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब का मान निकालने के लिए काम आ सकती है। a माइनस बी का होल क्यूब इससे निकाला जा सकता है। a प्लस बी की पावर 2 का मान इससे निकाला जा सकता है। a प्लस बी की पावर 4 हो तो उसका मान भी इससे निकाला जा सकता है। a प्लस बी की पावर माइनस का 3 हो तो भी इसका मान इससे ज्ञात किया जा सकता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x की पावर n, nc 0, y की पावर 0। आप देखेंगे कि पहले पद की जो पावर है वो हमने n से शुरू करी है, जबकि दूसरे पद की पावर हमने 0 से शुरू की। अब प्रत्येक पद में पहला पद जो x है इसकी पावर एक एक कम होती जाएगी, y की पावर एक एक बढ़ती जाएगी, और nc 0 में जो नीचे 0 अंक दिया हुआ है ये भी एक एक बढ़ता जाएगा। तो अगले पद में हम देखते हैं प्लस x की पावर n माइनस 1 एक कम हो गई है, y की पावर एक बढ़ गई है, y nc1 y1 nc1। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे पद में देखें, अगले पद में तो x की पावर एक और कम हो गई है, n माइनस 1 से एक और कम होकर के n माइनस 2 हो गई है। ये हो गया हमारे पास में nc2 y की पावर 2। इसी तरीके से हम कहें, इसको कह सकते हैं x की पावर n माइनस 3 एक और कम हो गई है, nc3। यहाँ पर देख सकते हैं nc2 आया था, अब nc3 आ गया, y की पावर 3, y की पावर एक और बढ़ गई है, प्लस x की पावर। इसी प्रकार से चलता रहेगा तब तक जब तक x की पावर 0 नहीं आ जाए, ncn y की पावर है। यदि बीच में प्लस है तो प्रत्येक पद धनात्मक होगा, और यदि बीच में माइनस है तो ये एकांतर क्रम में धनात्मक और ऋणात्मक होंगे, जिसमें पहला पद धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा धनात्मक, चौथा ऋणात्मक, इस प्रकार से चलता रहेगा। अब हम सब जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। ये हमें पता है। हम ये मान इस समीकरण के द्वारा निकाल करके सिद्ध करेंगे कि जो समीकरण है वो सही है, और जब ये सिद्ध हो जाएगा कि समीकरण सही है तो इस पर हमारा जो विश्वास है वो बढ़ जाएगा। लेकिन इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपको इन nc0 nc1 nc2 nc3 nc4 ncn इनका जो मतलब है वो आपको पता होना चाहिए। जब मैं लिखता हूं nc3 तो इस nc3 का मीनिंग ये होता है कि आपको ऊपर n से, ये ऊपर n लिखा हुआ है तो n से, और नीचे 3 लिखा हुआ है तो 3 से शुरू करना है। ऊपर यहां नीचे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको 3 अंक ऊपर लेने हैं और 3 ही अंक नीचे लेने हैं। 3 अंक ऊपर लेने हैं और 3 ही अंक नीचे लेने हैं, जिसमें प्रत्येक अंक जो है वो पिछले वाले अंक से एक कम होगा। जैसे यहाँ n लिया है तो ये n से एक कम n माइनस 1, ये n माइनस 1 से एक कम n माइनस 2। इसी प्रकार से 3 से एक कम 2, 2 से एक कम 1। अगर मैं एक और उदाहरण लूं तो nc4 है। nc4 को हम क्या कह सकते हैं, ऊपर n से शुरू करना है, नीचे 4 से। टोटल कितने पद लेने हैं, यहाँ 4 लिखा हुआ तो ऊपर भी 4 अंक लेने हैं, नीचे भी 4 अंक लेने हैं, और प्रत्येक अंक जो है वो पिछले अंक से एक कम होगा। तो यहाँ n है तो n से एक कम n माइनस 1, एक और कम n माइनस 2, एक और कम n माइनस 3, टोटल 4 अंक हो गए। नीचे भी इसी प्रकार से हमने 4 से शुरू किया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एक एक कम करते गए। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ऊपर n से शुरू करना है, नीचे इस संख्या से, और ये जो संख्या लिखी हुई उतने ही अंक ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको लेने हैं। यहाँ 3 लिखा है तो 3 अंक 1 2 3, और नीचे भी 1 2 3, 3 अंक आपको लेने हैं। इसी प्रकार से यहाँ 4 लिखा है तो ऊपर भी देखिए 1 2 3 4 अंक लेने हैं, यहाँ नीचे 4 अंक लेने हैं, 1 2 3 4। इसी प्रकार से अगर मैं nc0 की मान निकालू तो ये हमेशा ही 1 होता है, चाहे n का मान कुछ भी हो। तो इस तथ्य को हम काम में लेकर के a प्लस बी की पावर 3 का मान ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। a प्लस बी की पावर 3 का मान हम निकालना चाहें तो ऊपर वाली समीकरण के अनुसार देख लेते हैं। पहला पद n पावर से शुरू होगा, पहले पद की पावर n, nc0, और बाद वाले पद की पावर 0 से हमें शुरू करना है। तो पहला पद है a की पावर 3, 3c0, और उसके बाद है हमारे पास में है दूसरा पद यानी b, इसकी पावर 0। अब प्रत्येक पद में इस पहले पद a की पावर एक एक कम करते जाना है, b की पावर को एक एक बढ़ाते जाना है, और nc0 यानी 3c0 में जो 0 लिखा है इसको एक एक से बढ़ाते जाना। तो अगले पद में हम देखते हैं a की पावर 3 का एक कम हो गया, a की पावर 2 हो गया, b की पावर एक बढ़ गई है, b की पावर 1 हो गई, और 3c0 की जगह 3c1 आ गया है। इसी प्रकार से मैं अगर अगला पद लेना चाहूं, इसका भी अगला पद लेना चाहूं, तो अगला पद क्या होगा, अगला पद होगा a की पावर 2 से एक और कम हो गई 1,
3c2, यहाँ पर 1 था 3c1 तो ये 3c2 हो गया, और b की पावर 1 थी तो एक बढ़ करके 2 हो गई। इसी प्रकार से a की पावर 0, अगला पद 1 से एक और कम हो गया 0, 3c3, b की पावर 3। ये तब तक चलता रहेगा जब तक इस पहली राशि यानी a की पावर 0 नहीं आ जाए। अगर a की पावर 0 नहीं आती है तो ये अनंत तक चलता रहेगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले a क्यूब की जगह a क्यूब आ गया है, 3c0, nc0 का मान हमेशा 1 होता है, यानी n का मान कुछ भी हो, चाहे 3 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो, चाहे 4 हो, 3c0 1, b की पावर भी 1। अगला पद है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर है, 3c1 जैसे हमने यहां लिया था 3c3, ऊपर सॉरी nc3, ऊपर n से शुरू किया, नीचे 3 से, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, ऊपर 3 से शुरू करेंगे, नीचे 1 से, क्योंकि n के स्थान पर 3 है और 1 के स्थान पर 1। अब चूंकि यहाँ नीचे 1 लिखा हुआ है, यानी ऊपर और नीचे दोनों जगह एक एक अंक ही लेना है, तो ऊपर भी हमने एक अंक लिया, नीचे भी एक अंक लिया, b की पावर 1 प्लस a की पावर 1, 3c2, ऊपर 3 से शुरू किया, नीचे 2 से शुरू किया, और यहाँ 2 लिखा है, मतलब ऊपर 2 अंक लेने, 3 में से 1 घटाया 2, 2 में से 1 घटाया 1, तो इस प्रकार से हमारे पास में आ गया a की पावर 0, a की पावर 0 का मान 1 होता है। 3c3, यानी ऊपर भी 3 से शुरू करना, नीचे से भी 3 से शुरू करना, और नीचे ये 3 लिखा हुआ है तो 3 अंक होना चाहिए, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पर 3 इंटू 2 इंटू 1, और लास्ट में b का क्यूब, ये b का क्यूब आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, जो कट रहा है वो काट देते हैं, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 से 3 इंटू 2 इंटू 1 कट जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, पहले पद में आपके पास बचेगा a क्यूब इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू a क्यूब। यहाँ आपके पास में 3 को बाहर ले लिया है, 3/1 इक्वल टू 3 होता है, इसलिए 3 इंटू a स्क्वायर इंटू बी, 3 इंटू a स्क्वायर इंटू बी, और यहाँ पर भी 3 बचा हुआ है तो 3 को बाहर ले लिया, a इंटू बी स्क्वायर, a इंटू बी स्क्वायर, और लास्ट में हमारे पास में केवल b क्यूब बचा, तो b क्यूब। आप देखेंगे कि द्विपद प्रमेय से आने वाला जो मान है और वास्तव में जो मान है वो दोनों सेम है, तो इस बात की पुष्टि करता है कि द्विपद प्रमेय से इस प्रकार से हम राशियों के मान ज्ञात कर सकते हैं। अब ये द्विपद प्रमेय को हम हमारे टॉपिक में काम में लेंगे। एक्चुअल में हमारा जो टॉपिक है वो वास्तविक रूप से देखा जाए तो अब से शुरू होगा। मान लीजिए आपके पास में एक राशि है z, वो दो राशि a और b के भागफल से मिलकर के बनी हुई है, जहां पर a इस a राशि का वास्तविक मान है और a प्लस माइनस डेल a इस भौतिक राशि का त्रुटिपूर्ण मान है, जहां पर डेल a इसकी निरपेक्ष त्रुटि है। इसी प्रकार से जो b है वो है b प्लस माइनस डेल b, ये b का त्रुटिपूर्ण मान है, और अगर हम z का त्रुटिपूर्ण मान लें तो z का त्रुटिपूर्ण मान होगा z प्लस माइनस डेल z। अगर ये तीनों मान हम ऊपर वाले समीकरण में रखना चाहें तो समीकरण हो जाएगा z प्लस माइनस डेल z बराबर a प्लस माइनस डेल a अपॉन b प्लस माइनस डेल b। जिस तरीके से हमने गुणा वाले भाग में किया था ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास में दिया हुआ है मान z का, इसको इसमें से z ऊपर वाले में से a और नीचे वाले में से b को हम बाहर ले लेंगे। तो यहाँ से z को बाहर लिया, मैंने बताया था बाहर लेने का मतलब भाग दे देना है, तो पहले पद में z का भाग दिया प्लस माइनस डेल z अपॉन z, दूसरे पद में भी z का भाग दे दिया। ठीक इसी तरीके से ऊपर से a बाहर ले लिया, पहले पद a में a का भाग दे दिया प्लस माइनस डेल a अपॉन a, प्रत्येक पद में a का भाग दे दिया। इसी प्रकार से नीचे b को बाहर ले लिया तो प्रत्येक पद में b का भाग देंगे, पहला पद हो जाएगा b प्लस b अपॉन b प्लस माइनस डेल b अपॉन b। अब जो कट रहा है उसको काट देता हूं, a से a कट गया है, b से b कट गया है, z से z कट गया। तो इस तरीके से हम यहाँ इसे सॉल्व कर सकते हैं। बचा हुआ जो भाग है वो क्या होगा हमारे पास में, बचा हुआ भाग होगा z इंटू जेड अपॉन जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z। आप z को z से काटने की गलती नहीं करें, z को z से काटने की गलती नहीं करें, क्योंकि इस डेल का अकेले में कोई अस्तित्व नहीं है, बराबर a अपॉन b, और ऊपर आपके पास रह गया है 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a, डेल a अपॉन a, और नीचे आपके पास में रह गया है 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b। ये जो a अपॉन b है ये इस समीकरण से अगर देखा जाए तो ये z के इक्वल है, तो हम इसको हटा करके z लिख सकते हैं। तो इस समीकरण में हम लिख देते हैं z इंटू 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z इंटू a अपॉन b की जगह आ जाएगा आपके पास में z, ऊपर है आपके पास में 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a, और नीचे है
1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। यहाँ पर ये z से z कट जाएगा, z से z कट गया है, तो जो बचा हुआ भाग है उसको हम अगले पेज पर लिख देते हैं। बचा हुआ भाग हमारे पास में क्या है? बचा हुआ भाग लेफ्ट साइड में आपके पास में है 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z बराबर, ऊपर है 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a, और नीचे है 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b की पावर 1। अगर मैं इसको ऊपर लेकर चला जाऊं तो पावर का जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा, तो लेफ्ट में आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a इंटू 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b की जो पावर है वो हो जाएगी -1। इसको मैं समीकरण 1 कह देता हूं। यहां पर जब दोनों कोष्टकों को गुणा किया जाए तो उसके लिए जरूरी है कि दोनों कोष्टकों की पावर 1 हो, तो 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए की पावर तो 1 है, लेकिन 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी की पावर -1 है। तो इस -1 पावर को आपको बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय से हटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ द्विपद प्रमेय को उपयोग में लेंगे, 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी की पावर -1। और हमने पिछली प्रमेय जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रमेय लिखी हुई है, x प्लस माइनस वाई की पावर n, x की पावर n, n से 0, y की पावर 0, यानी प्रत्येक पद में ये जो पहला पद है इसकी पावर n से शुरू हो रहा है, जो भी n का मान दिया हुआ है, और जो अगला पद y है उसकी पावर 0 से शुरू हो रहा है, n से 0 है, और प्रत्येक पद में x की पावर 1 1 घटती जा रही है जबकि y की पावर 1 1 बढ़ती जा रही है। तो हम भी यही तरीका काम में लेने वाले हैं। तो यहाँ x की जगह 1 है, तो 1 की पावर n यानी कि -1 से शुरू होगा, ये हमारे पास में हो गया। उसके बाद में आएगा nc0 यानी n की जगह -1 c0, और फिर उसके बाद में ये जो है y है डेल बी अपॉन बी y की तरह है, तो ये हो गया डेल बी अपॉन बी, इसकी पावर हो गई 0। अब प्रत्येक पद में इस x की पावर घटेगी और y की पावर बढ़ेगी, और यहाँ पर 0 से 1 2 3 इस तरीके से बढ़ता रहेगा। तो अगले पद में हम देखें प्लस माइनस, पहला पद प्लस है, दूसरा प्लस माइनस होगा, तीसरा प्लस माइनस का मतलब प्लस होगा तो प्लस होगा, माइनस होगा तो माइनस होगा। यह आ जाएगा x यानी पहली राशि 1 की पावर पिछली बार से एक और कम, -1 से एक और कम होता है -2, ठीक है। -1 c इस बार 0 था तो अगली बार 1 आएगा। अब डेल बी अपॉन बी, तो डेल बी अपॉन बी की पावर जो है वो पिछली बार 0 थी तो 1 बढ़ गई, तो सेकंड जो भाग है उसकी पावर बढ़ेगी, फर्स्ट भाग की पावर घटेगी। इसी प्रकार से अगला पद में लिखना चाहूं तो प्लस, देखिए इस प्लस का मतलब ये है कि चाहे बीच में प्लस हो माइनस हो, ये तीसरा पद हमेशा प्लस में ही आएगा। तो 1 की पावर -2 से एक और घटा दीजिए -3, फिर -1 c2 डेल बी अपॉन बी की पावर एक और बढ़ गई है, 1 थी पहले अब 2 हो गई है। अगर हम ध्यान से देखें तो पहले में x की जगह हमने -1 लिया है, सॉरी 1 लिया है, 1 की पावर -1, अब की बार -2, फिर -3, फिर -4, फिर -6। इस प्रकार से देखा जाए तो ये पावर जो है वो कभी भी 0 नहीं आएगी, -1 के बाद -2, -3, -4, -5, -6 इस तरीके से चलता जाएगा, तो ये पावर 0 नहीं आएगी। इसका मतलब ये जो विस्तार है वो अनंत पदों तक हो। ये पद कब रुकते हैं? जब ये जो पहली राशि हम लिख रहे हैं 1, इसकी पावर लास्ट में 0 आ जाए, तो 0 कभी आने वाली नहीं है, इसलिए ये अनंत रूप में चलेगा। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी की पावर -1। हमारा उद्देश्य इस समीकरण में 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी की पावर -1 का मान रखना है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला पद है 1 की पावर -1, 1 की पावर -1 का मान 1 की पावर कुछ भी हो का मान 1 ही होता है। nc0 का मान ये भी हमेशा 1 होता है, और डेल बी अपॉन बी किसी भी राशि की पावर 0 हो तो इसका मान भी 1 होता है। 1 की पावर कुछ भी हो उसका मान 1 होगा, और किसी भी राशि की पावर 0 हो तो उसका मान भी 1 होगा। अगला पद होगा प्लस माइनस 1 की पावर -2, तो 1 की पावर -2 का मान 1 है, 1 की पावर कुछ भी आए उसका मान 1 ही होता है। 1c1 -1c1, इसको लिखने का तरीका मैंने बताया था, ऊपर -1 से शुरू होगा, ऊपर -1 है तो -1 से, और नीचे 1 से। कितने पद होंगे? तो हम देख सकते हैं कितने पद होंगे, हर बार एक, नीचे अगर 1 लिखा हुआ है तो 1 अंक ऊपर, नीचे भी एक ही अंक होगा, एक
यहाँ 1 लिखा हुआ है तो ऊपर भी 1 अंक और नीचे भी 1 अंक। और अगला है डेल बी अपॉन बी की पावर 1। तीसरे पद पर मैं आऊं, सॉरी प्लस माइनस लिख दिया मैंने, ओनली प्लस आएगा। 1 की पावर -3, किसी भी राशि की पावर 1 की पावर कुछ भी हो तो उसका मान 1 ही होता है, तो 1 की पावर -3 का मान 1 आएगा। -1c2 मैंने बताया था, इसको लिखने का तरीका क्या है, ऊपर -1 से शुरू करेंगे, नीचे 2 से। और चूंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है तो ऊपर भी 2 अंक लेने, नीचे भी 2, और प्रत्येक बार आपको एक घटा के लिखना है। तो -1 में से एक घटा दिया -2, और 2 में से एक घटा दिया तो 1। ये होगा डेल बी अपॉन बी की पावर 2। अगर इसी प्रकार से मैं देखूं तो ये अनंत तक चलता रहेगा पदों का सिलसिला। हमने गुणा वाले भाग में भी देखा था कि जो निरपेक्ष त्रुटि डेल बी अपॉन बी क्या है, निरपेक्ष त्रुटि है इसकी, कि दो और उच्च घातीय पद जो होते हैं उनका मान नगण्य आता है, तो उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। उच्च घातीय पदों को नगण्य मानने पर, नगण्य क्यों माना है, क्योंकि इनका मान बहुत कम आता है। तो हम देख सकते हैं पहले पद में डेल बी अपॉन बी की पावर 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 होगी, फिर 4 5 6 7 8, यानी इसके बाद वाले जितने भी पद होंगे उसमें डेल बी अपॉन बी की पावर 2 या उससे ज्यादा होगी, तो सभी को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और सभी को नेग्लेक्ट कर देंगे तो फर्स्ट और सेकंड दो ही पद आपके पास बचेंगे। और अगर हम इनको सॉल्व करें तो आपके पास में क्या आएगा, देखते हैं। 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी की पावर -1, ये तो आपके पास में लेफ्ट में जो है वो एज इट इज सुरक्षित है। अब देखिए 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, प्लस माइनस, माइनस को अगर आप बाहर ले लें, माइनस को आप बाहर ले लें तो जब भी ये माइनस प्लस से गुणा होगा, मैं साइड में लिख रहा हूं, तो माइनस आ जाएगा। और जब माइनस माइनस से गुणा होगा तो प्लस आ जाएगा। यानी अभी भी आपके पास में वही दोनों संभावनाएं हैं, माइनस प्लस या प्लस माइनस की। और जब दो संभावनाएं होती हैं तो हम हमेशा पहले प्लस लिखते हैं और हमेशा माइनस को बाद में लिखते हैं, तो प्लस माइनस ही रहेगा यहाँ पर। दिखने में ऐसा लग रहा है कि माइनस से प्लस गुणा होगा तो ऊपर माइनस आ जाना चाहिए, और माइनस से माइनस गुणा होगा तो नीचे प्लस। लेकिन मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि जब दोनों संभावनाएं बराबर होती हैं तो हमेशा प्लस को ऊपर लिखा जाता है, तो प्लस को ऊपर लिख दिया, माइनस को नीचे। और आप देख सकते हो बचा क्या है, 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 1। माइनस को तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 1, और इस 1 को डेल बी अपॉन बी से गुणा करोगे तो आ जाएगा डेल बी अपॉन बी। तो ये आपके पास जो मान है ये अप्रोक्सीमेट मान कहलाता है, लगभग मान, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे पदों को नगण्य मान लिया है। ये 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी की पावर -1, 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी की पावर -1 का जो मान है वो हो गया 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। ये जो मान है वो हम यहाँ समीकरण 1 में रख देते हैं, तो क्या आएगा देखते हैं। समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, यदि समीकरण 1 में रख दिया जाए तो जो हमारे पास में मान है वो होगा, आप देख सकते हो कि जो लेफ्ट का मान है वो तो एज इट इज रह जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड एज इट इज, बराबर राइट में 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, ये भी एज इट इज है, आप देख सकते हो ये भी यूं का यूं है। बस इसकी जगह पर 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी की पावर -1 के स्थान पर 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी आ जाएगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। अब ये दो कोष्टक है, इनको गुणा करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, इस 1 को दोनों से गुणा करो और फिर इस प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए को दोनों से गुणा करो, या इस पूरे कोष्टक को 1 से गुणा करो और फिर इस पूरे कोष्टक को डेल बी अपॉन बी से गुणा करो। तो दोनों में से कोई भी एक तरीका काम में लिया जा सकता है। हम गुणा करेंगे 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड। अभी मैं पहले पूरे कोष्टक को 1 से गुणा कर देता हूं, तो ये होगा 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए। अब इस पूरे कोष्टक को इस डेल बी अपॉन बी से गुणा करो, तो 1 को डेल बी अपॉन बी से गुणा करेंगे तो आएगा प्लस का प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी, और इस डेल बी अपॉन बी को इससे गुणा करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए डेल बी अपॉन बी। ये बिल्कुल वैसे है जैसे हमने गुणा वाले भाग में किया था, वहां पर भी हमने देखा था कि डेल ए अपॉन ए और डेल बी अपॉन बी का जो गुणा है ये वाला पद, इसको हम निरपेक्ष त्रुटि का द्विघातीय पद कहते हैं और इसको आप नगण्य मान सकते हो। ये निरपेक्ष त्रुटि का एक घातीय पद है क्योंकि इसमें निरपेक्ष एक ही निरपेक्ष त्रुटि दी हुई है, इसमें भी एक ही निरपेक्ष त्रुटि दी हुई है, जबकि इसमें दो निरपेक्ष त्रुटियां हैं, तो द्विघातीय पद है, इसको नगण्य मान सकते हो। तो आप कह सकते हो कि डेल ए अपॉन ए इंटू डेल बी अपॉन बी को नगण्य
मानने पर। अब देखो एक खास बात और है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो पिछले वाले में ये 1 से ये 1 भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा आपके पास में, प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड बराबर प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड बराबर प्लस माइनस बाहर डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। ये बिल्कुल अब गुणा में जो हमने किया था, दो राशियों के गुणा के कारण त्रुटि, उसमें जो किया था बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। तुलना कर लेते हैं, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस है, तो इसका मतलब ये होगा कि डेल जेड अपॉन जेड का जो मान है वो डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी के बराबर होगा। यानी कि ये जो सूत्र है ये फिर से वैसा ही आ गया है जैसे गुणा में आया था। और गुणा में हमने क्या कहा था कि यदि कोई एक राशि दो राशियों के गुणा से व्यक्त की जाए तो परिणामी राशि की आपेक्षिक त्रुटि दोनों राशियों की आपेक्षिक त्रुटि के योग के बराबर होती है। अब यही हम भागफल के लिए कह सकते हैं कि यदि एक राशि z को दो राशि a और b के भागफल के रूप में व्यक्त किया जाए तो z की यानी परिणामी राशि की आपेक्षिक त्रुटि दोनों राशियों की आपेक्षिक त्रुटियों को योग जोड़ने से प्राप्त होती है। तो हमें अब तक ये पता चला है कि जोड़ और व्यकलन में परिणामी राशि की निरपेक्ष त्रुटि दोनों राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों को जोड़ने से आती है, जबकि गुणा और भाग में परिणामी राशि की आपेक्षिक त्रुटि दोनों राशियों की आपेक्षिक त्रुटियों को जोड़ने से हमें प्राप्त होती है। और इस प्रकार से हम इस त्रुटि का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।